आप देख रहे हैं शिरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष उमैर खान उर्फ टिक्का खान। उमैर साहब, आपका शिरघाटी आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। पहला सवाल कि आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि उनको बेल नहीं मिल रहा है? कारण एक तो कोरोना की वजह से रेगुलर कोर्ट नहीं है, और दूसरा मामला है कि जब कोई सियासतदान लाइमलाइट में आता है और जनहित के काउस को उठाने लगता है पब्लिक के बीच में, जब उसका रिस्पांस मिलने लगता है तो सियासत होने लगती है। और अभी तो आपको पता है कि सारा मामला, सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट इम्प्रेस्ड हैं राजनेताओं से। वजह यही है, कोई मामला तो है नहीं। पप्पू यादव जी का मुकदमा 1989 का है, 4 आदमी पर आरोप लगा था और जो मुद्दई थे उन्होंने एफिडेविट करके कोर्ट में दे दिया कि गलतफहमी में मुकदमा हुआ है। पप्पू यादव जी उसी बीच में इतनी मर्तबा चुनाव लड़े, सांसद रहे, विधायक बने, सांसद रहे, कभी कोई वारंट नहीं निकला। अब इतने दिनों के बाद पुलिस तो पहले आई कि आपको लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में ले चलते हैं, और 8 घंटा गांधी मैदान थाने में बैठाने के बाद मधेपुरा से पुलिस को लाकर रिमांड करवा दिया। तो ये बेसिकली है क्योंकि पप्पू यादव। नहीं, कहीं ये शक तो नहीं है बिहार सरकार को कि राजद की सरकार बनने में ये सहयोग दे सकते हैं? कहीं ये भ्रम तो नहीं? नहीं, कोई राजद की सरकार बनने में सहयोग देने की कोई बात ही नहीं है। पप्पू यादव बेसिकली हमेशा जो लड़ते हैं वो जनहित के काउस पर लड़ते हैं। और एक बात बताएं इमरान साहब कि इस पैंडेमिक में जब सारी दुनिया अपनी जान बचाने के लिए घरों में दबकी हुई थी, तो पूरा हिंदुस्तान और दुनिया देख रही थी कि एक वाहिद शख्स है जो अपनी जान पर खेल के लोगों की मदद कर रहा था। ऑक्सीजन का इंतज़ाम, रेमडेसिविर मेडिसिन इंजेक्शन का इंतज़ाम, लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाना, कहीं बेड अवेलेबल कराना, कोरोना पॉजिटिव लोगों को गले लगा के संतावना देना। और जब हद तो तब हो गई कि राजीव प्रताप रूडी जी MP लैट से ख़रीदी हुई 40 एम्बुलेंस को जब पप्पू यादव ने उजागर किया, तब हुक्मरानों की कुर्सी हिलने लगी और ये साजिश के तहत उनको डिटेन करा दिया गया। शहाबुद्दीन साहब के डेथ के बाद ओसामा से मिलने पप्पू यादव गए थे, तो क्या मतलब इसका निकलता है? क्या ओसामा से राजद की जो दूरी है वो दिख रही है? तो आपको क्या लगता है, ओसामा को पप्पू यादव अपनी पार्टी में ला रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव जी का बहुत पुराना संबंध रहा है शहाबुद्दीन साहब से। दोनों एक ही समय में MLA बने थे और पार्लियामेंट में भी साथ में रहे। और जब भी कोई घटना प्रतापपुर में वैसी घटती है वो हमेशा जाते हैं, उनके परिवार में कभी भी कुछ हुआ। और ये तो शहाबुद्दीन साहब का ही डेथ हो गया था, तो अब उनको जाना कहाँ था? सीधे प्रतापपुर पहुँचे, उनके बच्चे से मिले, उनको संतावना दिया हर तरह से। उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। आपके तो शहाबुद्दीन साहब से पारिवारिक संबंध रहे हैं, संबंध हैं। क्या लगता है, अभी जब राजद का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लालू जी ने रामविलास पासवान को तो याद किया लेकिन शहाबुद्दीन साहब को याद नहीं किया। क्या कारण हो सकता है? सर, ये सोचने का मकाम है। ये पूरे बिहार के जो अल्पसंख्यक हैं उनको सोचने का मकाम है। और वैसे नेता जो टोपी पहन के उस मंच पर खड़े होकर एक मर्तबा भी उस शख्स का नाम नहीं लिए, ये पूरा बिहार जानता है कि जनता दल के बाद को तोड़ के जब राष्ट्रीय जनता दल को बनाया जा रहा था तो शहाबुद्दीन साहब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था उसमें। और कई मर्तबा लालू एंड परिवार की जब सरकार, राबड़ी देवी की सरकार जब ख़तरे में थी, तो शहाबुद्दीन साहब ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपने कॉन्टैक्ट से, अपने विधायकों को ला के, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग हुआ करते थे। मगर सर, सोचने का मुकाम ये है कि आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कौम को आज सोचने का मुकाम है कि जब शहाबुद्दीन साहब के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम और आप जो जिंदाबाद कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा? फैसला बिहार के लोगों को लेना होगा, ख़ासकर मुसलमानों को लेना होगा। नुकसान किसका है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। आपकी निगाह में विकल्प क्या है? मुसलमानों के लिए कौन पार्टी है? मेरी निगाह में जो विकल्प है, हम इमरान साहब हमेशा बोलते हैं कि पार्टी और नेता से बढ़ा उसका सिद्धांत और विचारधारा होती है। हिंदुस्तान के इतिहास को अगर किसी ने पढ़ा है तो उस विचारधारा को सोचिए कि हिंदुस्तान में समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलने वाला सिद्धांत और विचारधारा किसका है?
तय करना चाहिए लोगों को कि बहुत दिन हो गया। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मेरी जो अपनी सोच है, अपना एनालिसिस है, ये बिहार बहुत तरक्की कर गया होता। इस 30 साल में उत्तर प्रदेश और बिहार का दोनों का बुरा हाल इसलिए है कि जो भी लोग शासन में रहे उनको बिहार के बारे में कोई फ़िक्र नहीं रही, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी और वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए फ़िक्र रही। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि इस कम्युनिटी के बाशऊर लोगों को और तमाम नौजवानों को, मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के नौजवानों को इस चीज़ के बारे में फ़ैसला करना चाहिए कि इस मुल्क के लिए, इस प्रदेश के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है, जो समाज में किसी तरह की नफ़रत ना पैदा करे, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, विकास की बात हो, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े। इस कोरोना की पैंडेमिक में लोगों सर, ये बात जो आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि जब से मेरी सरकार है मैंने अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया, बिहार में दंगा होने नहीं दिया, बिहार में जो भी अल्पसंख्यकों के लिए हो सकता था वो मैंने किया। कहीं से बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी मैंने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। तो ये बात तो नीतीश कुमार भी कहते हैं कि मेरी सरकार में कभी भी मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर क्या कहेंगे आप? मैं उसकी बात नहीं करता। नीतीश कुमार जी कहते हैं वो बात कहते हैं। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है वो कौम धीरे धीरे हाशिए पर चली जाती है। इन रीजनल पार्टियों ने सियासत के तहत माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया है। वैसे ही रबर स्टैम्प को अपने साथ में रखते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती है कि नेता के सामने अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में कोई मुद्दे पर बात कर सकें। सर, तकलीफ़ किस बात की थी शहाबुद्दीन साहब से कि शहाबुद्दीन साहब आंख में आंख मिला के अपनी कम्युनिटी की बात करते थे? तकलीफ़ इस बात की थी कि दरबारी नहीं करते थे। सियासत है सर। मैं तो डे वन से कहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। शहाबुद्दीन साहब की मौत नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को हिच करके उनकी हत्या की गई है, उनको हटाया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो नौसिखवे नेता हैं उनको इस्टेब्लिश्ड होने का बिहार की पॉलिटिक्स में वक्त है। और शहाबुद्दीन साहब जैसे कद्दावर नेता को हटा देने के बाद लोग बड़ा कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, साफ साफ बताइए, कहाँ जाएगा अल्पसंख्यक मुसलमान? मुझे लगता है कि अभी घुमा के मत बताइए, मैं बिल्कुल साफ मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब अल्पसंख्यक की बात होने लगी, जब ये सीए और एनपीआर आया और एनआरसी आया, बिहार में नीतीश कुमार जी ने कहीं जुल्म सितम नहीं किया। मुकदमा हुआ, मेरे ऊपर भी हुआ, मगर उस तरह का प्रेशर नहीं हुआ। मगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जुल्म सितम हो रहा था, आज भी हमारे 84 लोग सलाखों के पीछे बंद हैं जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप पत्रकार महोदय बताएं कि सड़क पर आके उनके समर्थन में कौन सी विचारधारा खड़ी थी? जो वोट के ठेकेदार हैं वो एक लोग भी नहीं थे। मैं यही बार बार मैसेज देता हूं, जिसको भी रहना है ईमानदारी से उस विचारधारा के साथ रहो जिसने हिंदुस्तान को बनाया है, जिसने हिंदुस्तान का निर्माण किया है, हिंदुस्तान को बेहतर डायरेक्शन में लेके गए हैं। और आज से 7 साल पहले के हिंदुस्तान को देखिए और पिछले 7 साल के हिंदुस्तान को देखिए, आपको ऑटोमेटिकली खुद जवाब मिल जाएगा कि उमर खान क्या सोचता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया इमरान साहब।